डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय और उसके विकास पर आधारित है और इस विषय को हम दो भागों में कंप्लीट करेंगे। पहले भाग में हम भारत में क्रांतिकारियों का उदय विकास कैसे हुआ, उनकी क्या गतिविधियां थीं, और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि भारत के बाहर विदेशों में हमारे क्रांतिकारियों ने क्या गतिविधियां की और किस तरह से वहां पर विकास हुआ। तो आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय और विकास पर। तो अंग्रेजों की कठोर दमन नीति के कारण उग्रवादियों और लड़ाकू जो राष्ट्रवादियों, उनकी अगर गतिविधियां देखें तो वह अधिक समय तक नहीं चल पाई थी। इससे भारतीय राजनीति में भी निराशा आ गई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के वर्ग का विकास हुआ, एक नवीन युवा वर्ग का अभ्युदय हुआ। युवक विशेषकर बंगाल के अंग्रेज सरकार के दंभ और दमन के कारण क्रोध और गहन आवेश में आ गए। जब उन्होंने देखा और अनुभव किया कि राजनीतिक गतिविधियों और संघर्ष के सभी मार्ग बंद हो गए, तब उन्होंने बम और पिस्तौल का मार्ग अपनाया। उन्हें विश्वास हो गया कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी यह दृढ़ धारणा बन गई कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व है, जैसे कि धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति, इन सबको विदेशी अंग्रेजी शासन समाप्त कर देगा। इनमें से अनेक अंग्रेजी प्रशासन को हिंदू धर्म संस्कृति और भारत भूमि के विरुद्ध मानने के थे। अतः इनका उद्देश्य मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त करना था। यह विदेशी शासन और साम्राज्य की शक्ति, दमन व विश्वास आघात पर आधारित था। इसलिए व्यापक षड्यंत्र और शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोह से ही इसे समाप्त किया जा सकता था। इसे वे उचित मानते थे और अब उनकी धारणा हो गई थी कि ब्रिटिश शक्ति का दमन शक्ति से ही किया जा सकता है। बल प्रयोग के आधार पर अंग्रेजों को भारत से निकाला जा सकता है। इस प्रकार इस युवा वर्ग की क्रांतिकारी आतंकवादी और विद्रोह विचारधारा बन गई थी। नवयुवकों का यह एक क्रांतिकारी वर्ग था। हम बात करेंगे क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के सिद्धांत और उनके क्या तौर तरीके थे इस पर। क्रांतिकारी वर्ग के युवक अहिंसा और शांत वैधानिक आंदोलनों में विश्वास नहीं करते थे। उनके विपरीत वे संगठित विद्रोह में और हिंसात्मक संघर्ष में विश्वास करते थे। वे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या तथा सरकारी कोष की लूटपाट, बैंक, डाकतार, रेल गाड़ी की लूटपाट, इन सभी को अपराध नहीं मानते थे। वे संगठित हिंसात्मक आंदोलन से, आतंकवादी कार्यवाहियों से, बम, बंदूक और पिस्तौल की सहायता से राजनीतिक हत्याएं करके अंग्रेजी शासन सत्ता को नष्ट कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। वे अंग्रेजों से हिंसात्मक उपायों से सत्ता को छीनना चाहते थे। क्रांतिकारियों का एक युवा वर्ग ऐसा भी था जो अंग्रेजी सत्ता और साम्राज्य का तख्ता पलट कर देना चाहता था। सेना में अंग्रेज विरोधी प्रचार करके व्यापक विद्रोह और संगठित प्रयत्नों से वे अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। वे अंग्रेज सेना से सशस्त्र सामना करने को भी संदिग्ध थे और आवश्यकता पड़ने पर वे विदेशी राजशक्तियों से भी सहायता लेने के इच्छुक थे। कुछ क्रांतिकारी तो स्वतंत्रता प्रेम से इतना अधिक ओतप्रोत थे कि वे अंग्रेज शासन व समाज के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रयत्नों को सही और उचित मानते थे। इस प्रकार गरम और नरम दोनों दलों से उनके तौर तरीके भिन्न थे। इन क्रांतिकारियों के केंद्र प्रमुख रूप से बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में थे। इन्होंने अनेक स्थानों पर गुप्त समितियां और सभाएं भी स्थापित की थी। इनमें तरुणों को क्रांतिकारी विचारधाराओं में दीक्षित किया जाता था और उनमें देश के लिए त्याग, समर्पण व बलिदान की भावना भरी जाती थी। उन्हें बम और पिस्तौल बनाने और उसके उपयोग करने के लिए तथा उनमें हथियार वितरण कर उनके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इन क्रांतिकारियों ने राजनीतिक हत्याकांड किए,
गोलियां चलाई और अंग्रेज प्रशासकों की हत्या कर उनके मनोबल को भी कम कर दिया। अंग्रेज सरकार की संपत्ति को नष्ट किया, प्रशासन को ठप्प करने के प्रयास किए और विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से अंग्रेज सरकार को भयभीत किया। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी और आतंकवादियों के आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ। क्रांतिकारियों की आतंकवादी गतिविधियों का प्रारंभ 19वीं सदी के अंतिम चरण में हो गया था। 20वीं सदी के प्रथम व द्वितीय दशक और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का अत्यधिक विकास हुआ। उनके सिद्धांतों का भारत और भारत के बाहर विदेशों में भी खूब प्रचार प्रसार हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक मंच पर आ जाने से और उनके असहयोग अहिंसात्मक आंदोलन से क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ शिथिलता जरूर आई थी। इस युग को क्रांतिकारियों के आंदोलन का हम प्रथम चरण कह सकते हैं। इस युग में विभिन्न प्रांतों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन का अगर हम विवरण देखें तो वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन और आंदोलन पर। सन 1893 में तिलक ने गणपति त्योहार और सन 1905 में शिवाजी त्योहार को मनाना प्रारंभ किया। इससे महाराष्ट्र के लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने की भावना और देश के लिए समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना जागृत हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में आतंकवाद का प्रारंभ पूना में चाफेकर बंधुओं से हुआ। 22 जून 1897 को दामोदर और बालक कृष्ण, जिन्हें चाफेकर बंधु भी कहा जाता था, ने दो बदनाम अंग्रेज अधिकारी प्लेग समिति के प्रधान रेंड और लेफ्टिनेंट एवर्स की हत्या कर दी। यह प्रथम राजनीतिक हत्या थी। चाफेकर बंधु पकड़े गए और फांसी पर लटका दिए गए। शासन वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने वाले लेख लिखने के लिए तिलक को भी उत्तरदायी ठहराया और उन्हें 18 मास के कठोर कारावास का दंड भी दिया गया। सन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नामक संस्था प्रारंभ की, जो शीघ्र ही इटली के मेजनी की संस्था तरुण इटली के नमूने पर अभिनव भारत नामक एक गुप्त और क्रांतिकारी संस्था में परिवर्तित कर दी गई थी। इस अभिनव भारत नामक संस्था के सदस्यों ने दो भीषण राजनीतिक अपराध किए, जैसे सन 1904 में अहमदाबाद बम कांड और सन 1910 में सतारा षड्यंत्र। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के अप्रिय जिला दंडनायक की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार के लिए कत्ल नामक पत्र भी प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल में क्रांतिकारी संगठन और आंदोलन को। महाराष्ट्र की अपेक्षा बंगाल में आतंकवादियों और क्रांतिकारियों की गतिविधियां अत्यधिक सक्रिय रहीं। उनका आंदोलन अधिक व्यापक रहा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात बंगाल विभाजन के शीघ्र बाद हुआ। क्रांतिकारी बंग भंग को अपनी मातृभूमि का विभाजन मानते थे। सन 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी। इसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए क्रांतिकारी संस्था स्थापित करने के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई थी। इसके बाद वरिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के बंधु और भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद जी के बंधु के नेतृत्व में सन 1907 में अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था को स्थापित किया गया। कई युवक इसके सदस्य बन गए। पूर्वी बंगाल के अकेले ढाका संभाग में इस समिति की 500 शाखाएं हो गई थी। अनुशीलन समिति के समान बंगाल समिति में अनेक अन्य समितियां भी प्रारंभ हो गई, जैसे साधना समाज, शक्ति समिति, युगांतर समिति इत्यादि। 1907 में रूल्स ऑफ मॉडर्न वेलफेयर नामक एक अन्य पुस्तक भी प्रकाशित की गई। इसमें युद्ध के नियमों के विषय में लिखा था और युवकों से अपील की गई थी कि वे सैनिक शिक्षा ग्रहण करें। इसी प्रकार एक अन्य पुस्तिका मुक्ति कौन पाथे, मतलब मुक्ति किस मार्ग से, प्रकाशित की गई थी। इसमें भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया था कि वे भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार दें। इसमें बंगाल के युवकों को यह परामर्श भी दिया गया था कि वे शक्ति के गोतक भवानी की पूजा अर्चना करें, जिससे कि वे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तथा नैतिक बल को प्राप्त कर सकें। सन 1905 के बाद बंगाल और भारत के अन्य प्रांतों में
अनेक समाचार पत्रों और मासिक पत्रों में क्रांतिकारी आंदोलन और आतंकवाद का भी अत्यधिक प्रचार किया गया। इसमें बंगाल में संध्या युगांतर तथा नवशक्ति और वंदे मातरम प्रमुख थे। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर पत्रिका की स्थापना की थी। यह पत्र सबसे अधिक क्रांति का प्रचारक था। अरविंद ने युगांतर और वंदे मातरम में प्रकाशित अपने लेखों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय प्रयत्नों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया था। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा और गतिविधियों के कारण राजनीतिक हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो गई। सन 1906 में क्रांतिकारियों ने धन की व्यवस्था करने के लिए कुछ डकैतियों के षड्यंत्र रचे। 6 सितंबर सन 1907 में आतंकवादियों ने मिदनापुर के समीप बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को रेलगाड़ी थी उसको पटरी से उतार दिया। उसे बम के द्वारा ध्वंस कर उसकी हत्या करने का असफल प्रयास किया था। 30 अप्रैल 1905 को आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का भी प्रयास किया गया। किंग्सफोर्ड ने कलकत्ता में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के रूप में अनेक क्रांतिकारी विचारधारा के युवकों को छोटे छोटे अपराध के लिए बड़ी कठोर सजाएं दी थी। इससे वह बदनाम और अलोकप्रिय हो गया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर उसे मारने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, पर गलती से इन्होंने कनेडी की घोड़ा गाड़ी में बम फेंका था, जिसमें गाड़ी में बैठी हुई 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस पकड़े गए। चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। खुदीराम बोस शहीद हुए और बंगाल के युवकों की दृष्टि में वह एक वीर देशभक्त के रूप में जाने जाते हैं। फरीदपुर के जिला मजिस्ट्रेट को गोली से घायल कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के हत्याकांड के कुछ दिन बाद पुलिस ने मनिकतल्ला उद्यान में क्रांतिकारियों के निवास स्थल मुरारी पुकुर पर तथा कलकत्ता में अन्य स्थानों पर भी छापा मारा और तलाशियां ली और वहां से बम बारूद, विस्फोटक आदि अन्य वस्तुएं भी प्राप्त की। इस संबंध में वरिंद्र घोष और उनके बंधु अरविंद घोष सहित 34 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया था और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। इसे अंग्रेजों के विरुद्ध अलीपुर षड्यंत्र कहा गया। मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई को बंदी गृह में कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने हत्या कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई के समय न्यायालय के बाहर आते हुए पुलिस के अंग्रेज डिप्टी सुपरिटेंडेंट की 24 जनवरी 1910 को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे की पैरवी करने वाले सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को भी गोली से उड़ा दिया गया और इस मुकदमे में 15 आतंकवादियों को आजीवन कारावास का दंड देकर के काला पानी भेज दिया गया। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस को फांसी दे दी गई। उन्हें वीर शहीद माना गया। इस अलीपुर षड्यंत्र के बाद कलकत्ता में हावड़ा षड्यंत्र और पूर्वी बंगाल में ढाका षड्यंत्र भी पकड़े गए। सन 1909 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो की गाड़ी पर 2 बम फेंके गए थे। सन 1911 में 18 बम केस हुए और इसी बीच वरिंद्र घोष और उनके सहयोगियों का कार्य अनुशीलन समिति के द्वारा चलाया जाता रहा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की सुदृढ़ नींव डालने का और उसे एक निश्चित रूप प्रदान करने का जो श्रेय है वह वरिंद्र घोष को ही जाता है। क्रांतिकारियों के आंदोलन और संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सन 1907 से 1917 की अवधि में 64 व्यक्ति मारे गए थे, जिनमें पुलिस अधिकारी, सरकारी वकील, पुलिस को सूचना देने वाले मुखबिर, क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने वाले व्यक्ति थे और इस अवधि में 112 राजनीतिक डकैतियां हुई, जिनमें सरकारी कोष अथवा ब्रिटिश साम्राज्य समर्थक व्यक्तियों को लूटने के प्रयत्न किए गए थे। 12 बम विस्फोट हुए और 3 रेलगाड़ियों को उलटने की कोशिश भी की गई। अनेक हथियारों और बमों को विदेशों से भी मंगाया गया। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब में क्या गतिविधियां थी। तो क्रांतिकारी विचारधारा और गतिविधियों का जो प्रभाव था वह पंजाब पर भी पड़ा। वहां अंग्रेज सरकार ने चिनाव नहर की तथा बारी दोआब की नहर की बस्तियों में कृषि भूमि पर लगाए गए कर को बढ़ाने का प्रयास किया था। इसके विरोध में पंजाब में उग्रवादी आंदोलन अजीत सिंह सूफी, अंबा प्रसाद और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रारंभ हो गया।
शीघ्र इसने क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले लिया। इन नेताओं ने सभाओं, भाषणों और क्रांतिकारी साहित्य के द्वारा जन साधारण में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाई। इन्हीं नेताओं और उनके समर्थकों और सहयोगियों ने अंग्रेजी राज्य को सशस्त्र विद्रोह द्वारा उलटने की योजना भी बनाई और इनके व्यय की पूर्ति के लिए सरकारी खजानों, डाक खानों आदि को लूटने की भी योजना तैयार की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इस आंदोलन के नेता लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बंदी बना करके भारत के बाहर वर्मा में मांडली नगर की जेल में भेज दिया गया। रिहा होने पर अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद भारत छोड़कर अफगानिस्तान होते हुए यूरोप चले गए। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य प्रांतों में क्या क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधियां थी। तो क्रांतिकारियों ने देश के अन्य लोगों में अनेक गुप्त क्रांतिकारी और आतंकवादी संस्थाएं स्थापित की गई थी। शीघ्र ही इनकी शाखाएं फैल गईं और वे सक्रिय भी हो गए। क्रांतिकारियों और आतंकवादियों ने 23 दिसंबर 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज के राजकीय जुलूस के समय हार्डिंज पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका था। वह तो बच गया, पर उसके जो सेवक थे वह मारे गए थे। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, जिसमें अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दी गई और बलराज तथा हनुमंत सहाय को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। इसी प्रकार अन्य क्रांतिकारी संस्थाएं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रांतों में भी स्थापित की गईं और वहां भी ऐसी हिंसक क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर तथा वाराणसी में भी अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए। हम बात कर रहे हैं अंग्रेज सरकार की कठोर दमन नीति पर। उग्र क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेज सरकार ने अनेक दमनकारी कानून पारित किए। उनको बड़ी कठोरता और निर्ममता से लागू भी किया गया। सभाओं, संगठनों और समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके लिए 1907 में सेडिशंस मीटिंग्स एक्ट, सन 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908, भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908, राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम 1911 व भारतीय प्रेस अधिनियम इत्यादि पारित किए गए। कानूनों के अंतर्गत अनेक नेताओं और क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर उन पर अभियोग लगाकर प्राण दंड दिए गए और कई को आजीवन कारावास के दंड भी दिए गए थे। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत में हमारे क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय कैसे हुआ, उसका कैसे विकास हुआ, इनकी क्या क्या गतिविधियां थी, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।